प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा शिक्षा में रोड सेफ्टी एजुकेशन में हमने 2 वीडियो का अध्ययन कर लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 2 तक अपन ने 32 क्वेश्चनों का हल कर लिया था। अब पार्ट 3 में अपन इसका ये पार्ट 3 होगा और पार्ट 3 के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 33 से अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन नंबर 33 निकाल लेंगे अपनी अपनी नोटबुक के अंदर। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर आ जाओ। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 2-3 बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वाहन की होती है ये हेडलाइट। तो हेडलाइटों के अंतर्गत आपके जो दर्पण काम आता है वो आता है अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइटों में कौन से दर्पण प्रयोग किए जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा अवतल दर्पण। आपने इसका रीजन अपन अभी बताएंगे कि इसका रीजन क्यों है। और अगर पूछे कि वाहनों का पश्य दृश्य देखने में, पश्य दृश्य कह दो या पीछे का दृश्य कह दो, एक ही बात होती है। तो वाहनों का पश्य दृश्य या पीछे का दृश्य देखने में जो दर्पण काम आता है वो आपके आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो पहले तो ये आपको कंफ्यूजन दूर कर लेना है कि वाहनों की हेडलाइट जो होती है, जो आगे की जो लाइट होती है, उनमें अवतल दर्पण प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि वाहनों के पीछे का जो पश्य दृश्य आपने देखा होगा, चाहे आप बाइक के ऊपर देखते हो, बड़े बड़े कार या बड़े बड़े ट्रक या बसों के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ड्राइवर के साइड के अंदर 2 कांच या 2 शीशे लगे होते हैं, जिसमें वो पीछे का दृश्य देखता है, अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देखता है। तो वो पश्य दृश्य देखने में उसमें जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, और हेडलाइटों के अंदर जो लगा होता है वो अवतल दर्पण। अब हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों होता है? तो आप बताओगे क्योंकि प्रकाश का समांतर पुंज प्राप्त करने के लिए, या यूं बोल दो समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया कि वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है और क्यों? तो आप बताओगे कि वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है क्योंकि इससे प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका है कि स्ट्रीट लाइटों के अंदर किस प्रकार के दर्पण? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी अवतल दर्पण ही काम में आते हैं। उत्तल दर्पण तो केवल आपको एक ही जगह बताना है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में, ये वहीं पर अधिकांशतः काम आता है, वाहनों के पीछे का। बाकी सभी में आपके अधिकांशतः अवतल दर्पण ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो आपसे पूछे कि स्ट्रीट लाइटों में कौन सा दर्पण? तो आप बताओगे अवतल दर्पण। आप बताओगे टॉर्च के अंदर कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। पूछे कि बताओ हेडलाइट में कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। अगर पूछ ले कि पश्य दृश्य में कौन सा दर्पण, तब आपको बताना है उत्तल दर्पण। और इन दर्पणों की विस्तार से चर्चा करेंगे अपन जब अपन फिजिक्स का लेसन लेंगे, प्रकाश या लाइट का लेसन, तो उसमें अपन दर्पण और लेंस के बारे में जब अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अब इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 आपका है कि वाहनों में पश्य दृश्य देखने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो ये इसका आंसर भी अपन ने अच्छे से समझ लिया। तो पश्य दृश्य में आपका आंसर होगा क्या? उत्तल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्य दृश्य देखने हेतु क्यों किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है भाई, पश्य दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का ही क्यों काम में लिया जाता है? तो पहली बात, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, दृष्टि क्षेत्र बोल दो या इसका दृश्य क्षेत्र बोल दो, एक ही बात है। उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है ये अत्यंत विस्तृत होता है, जिससे वाहनों के दूर तक के जो पीछे के वाहन हैं वो भी आसानी से देखे जा सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अत्यंत विस्तृत होता है, जिससे पीछे से आने वाले सभी वाहनों को दूर तक देखा जा सकता है।
एवं उल्टा। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और आभासी हमेशा सीधे होते हैं। ये बात आपको जब अपन दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण से आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, यदि पीछे कोई वाहन चल रहा है, अगर मैं अवतल दर्पण से देखूंगा तो वो मुझे उल्टा दिखाई देगा कि नहीं दिखाएगा? टायर ऊपर हो जाएंगे, इसका सिर नीचे हो जाएगा। जबकि उत्तल दर्पण से मुझे वो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। इसलिए वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जिसके दो रीजन हो गए। पहला रीजन, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र विस्तृत होता है और यह हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन आपका ये है, आपातकालीन वाहनों के फोन नंबर बताइए। तो आपातकालीन वाहनों के अंतर्गत अपन एक तो बताएंगे एम्बुलेंस के, इसके बाद एक अपन बताएंगे अग्निशामक सेवा के लिए, अग्निशमन सेवा भी आप कह सकते हो, अग्निशमन सेवा। इसके बाद एक अपन बताएंगे मेडिकल में जो आपातकालीन सेवा है, आपातकालीन सेवा, आपातकालीन सेवा। और एक अपन बताएंगे स्थानीय पुलिस, स्थानीय पुलिस। ये चार आपके महत्वपूर्ण इमरजेंसी नंबर हो गए। तो आपातकालीन वाहनों के फोन नंबर बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, एम्बुलेंस का बताओगे 102, अग्निशामक सेवा का आप बताओगे 101, आपातकालीन या इमरजेंसी सेवाओं का 108 और स्थानीय पुलिस का हो जाएगा 100। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी वाहनों के आपातकालीन वाहनों के फोन नंबर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपन आगे चलते हैं 38 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 38, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में विद्युत धारा का स्रोत क्या है? तो भाई सीधा सा प्रश्न है, ऑटोमोबाइल के अंदर विद्युत धारा का स्रोत होता है बैटरी। क्वेश्चन नंबर 39, बैटरियों में प्रवाहित धारा कौन सी है? तो प्यारे विद्यार्थियों, बैटरियों में हमेशा होती है डीसी, डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। और हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो इसे बोल दो दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। तो एक दो प्रकार का करंट हो गया आपके, एक तो एसी होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डीसी डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट जो होता है, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, इसका मान समय के साथ क्या होता है? रूपांतरित होता है। जबकि दिष्ट धारा समय के साथ नियत रहती है, इसका मान चेंज नहीं होता है। अब जो अपने घरों के अंदर जो करंट आता है वो होता है एसी, और जो बैटरियों के अंदर जो आपके करंट होता है वो होता है आपके डीसी। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि बैटरियों में प्रवाहित धारा लिखो, तो बैटरियों में प्रवाहित धारा होती है डीसी, जिसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट और हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 40वें क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं, वाहनों में बैटरी के क्या कार्य हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड के अंदर। तो वाहनों में बैटरी के जो कार्य हैं, पहला काम हो गया इंजन को स्टार्ट करने में, इंजन को स्टार्ट करने में बैटरी काम है। तो दूसरा हॉर्न या भोंपू बजाने में, हॉर्न या क्या बजाने में? भोंपू बजाने में। तीसरा काम बल्ब और हेडलाइट जलाने में, बल्ब एवं हेडलाइट, हेडलाइट जलाने में भी बताओ क्या काम में आती है? तो बैटरी। अब आपसे प्रश्न पूछ रहे कि वाहनों में बैटरी का कोई एक कार्य लिखो, दो कार्य लिखो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इंजन को स्टार्ट करने में बैटरी का काम होता है, हॉर्न या भोंपू बजाने के अंदर, और इसके अलावा वाहनों के अंदर जो बल्ब होते हैं उनको, और जो हेडलाइट जो होती है, इन सभी के अंतर्गत बैटरी का उपयोग किया जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 41वें क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटना से होती है, सही बात है। ये गलतियां कौन सी है जिससे सड़क दुर्घटना होती है? तो आपको ये बताना है कि भारत में अधिकतर दुर्घटनाएं सड़क दुर्घटनाएं होती है, तो वाहन चालक द्वारा की गई उन गलतियों के बारे में बताना है जिससे अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है। तो वाहन चालक की गलतियों से कौन सी सड़क दुर्घटनाएं घटित होती है? तो वो गलती अपन को बतानी है। पहली गलती, शराब पीकर वाहन चलाना। तो प्यारे विद्यार्थी, यदि वाहन चालक यदि शराब पीकर वाहन चलाएगा तो एक बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। इसी प्रकार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करना,
मोबाइल फोन पर या सेल फोन पर क्या करना, बातें करना। और अपन ने पहले पढ़ भी लिया है कि मोबाइल फोन और सेल फोन के प्रयोग पर दंड का प्रावधान अपन ने देखा था इससे पिछले वीडियो में। तो शराब पीकर वाहन चलाने पर भी अपन ने दंड का प्रावधान देखा था। तो अधिकांश दुर्घटनाएं जो वाहन चालकों की गलतियों से होती है, उन गलतियों में प्रमुख क्या क्या हो गई, शराब पीकर वाहन चलाना और वाहन चलाते समय मोबाइल पर बातें करना। इसके अलावा नंबर 3, वैध गति से अधिक तेज गाड़ी चलाना। तेज गाड़ी आपने देखा होगा शहरों पे कई जगह स्पीड लिमिट होती है कि स्पीड लिमिट 40, स्पीड लिमिट 50, तो वो एक वैध गति हो गई। अगर अपन उस वैध गति से ज्यादा तेज गति से अगर वाहन चला रहे हैं तो कहीं न कहीं दुर्घटना घटित हो सकती है। नंबर 4, तेज आवाज में संगीत सुनना। तेज आवाज में क्या सुनना, संगीत सुनना। कई वाहन चालक क्या करते हैं कि बहुत तेज आवाज में लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ाकर संगीत सुनते हैं, जिससे उनको इधर उधर सामने पीछे आने वाली गाड़ियों का हॉर्न सुनाई नहीं देता और कई बार दुर्घटना घटित हो जाती है। नंबर 5, ओवरलोडिंग करना। अपने वाहन को क्या करना, ओवरलोडिंग करना, अर्थात एक्स्ट्रा से ज्यादा सामान भर लेना गाड़ी के अंदर, ज्यादा सामान का लोड करना। तो ये सभी चीजों के कारण दुर्घटनाएं घटित होती है जो वाहन चालक की गलतियों से होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, 42 को क्रम बना रहे हैं। ड्राइवरों को वाहन चलाते समय क्या जरूरी उपाय करने चाहिए? तो भाई पहला उपाय तो ये करना चाहिए कि 2 पहिया वाहन चालक को हेलमेट लगा लेना चाहिए और 4 पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। पहला उपाय तो ये हो गया, क्योंकि प्रश्न क्या है कि वाहन चलाते समय वाहन चालक को क्या जरूरी उपाय करने चाहिए। तो पहला उपाय अपन कहेंगे कि 2 पहिया वाहन चालक को हेलमेट व 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन चालक को सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, गाड़ी चलाते समय एक तो रियर व्यू मिरर और एक होती है विंड स्क्रीन मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि जो ड्राइवर जब वाहन चालक गाड़ी चलाता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा कांच लगा होता है जिसके द्वारा वह अपने सामने आने वाले वाहनों को देखता है, वो तो होती है आपकी विंड स्क्रीन। और पीछे के जो वाहनों को आते हुए देखता है तो वो होता है आपका कौन सा मिरर, रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर और जो आपकी विंड स्क्रीन है दोनों पर अच्छे से नजर बनाए रखनी है, सामने से आने वाले वाहनों पर भी और पीछे से आने वाले वाहनों को भी आसानी से देखा जा सके। नंबर 3 उपाय क्या करेंगे, गियर हो, क्लच हो, ब्रेक हो, इंडिकेटर, स्टीयरिंग, इसके अलावा एक्सीलरेटर आदि पर ध्यान और क्या रखना, नियंत्रण रखना। अब जो बाइक होती है, जो मोटरसाइकिल जैसे छोटे 2 पहिया वाहन होते हैं, उनमें तो आपने देखा होगा कि उनमें तो ये क्लच वगैरह होते हैं, जबकि बड़ी गाड़ियों के अंदर एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग, गियर ये सभी होते हैं। तो चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, तो गियर, क्लच, ब्रेक, इंडिकेटर, स्टीयरिंग, एक्सीलरेटर आदि पर ध्यान रखना और इन पर नियंत्रण करना, इन सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए वाहन चालक को। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 43 और 44 आपके 2 न्यूमेरिकल हैं। ये आपके विद्युत धारा के रिलेटेड पार्ट से लिए गए हैं। तो विद्युत धारा में 2 न्यूमेरिकल आपके इस पार्ट के अंतर्गत डाले गए हैं। ये एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, बहुत सिंपल है। अब इन दोनों को अपने एक साथ हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, इसके बाद अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, कार की हेडलाइट में 12 वोल्ट व 60 वाट के बल्ब का प्रयोग होता है। तो कार की हेडलाइट द्वारा ली गई विद्युत धारा की गणना करो। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उन क्वेश्चन में जिन जिन के मान आपको दिए गए हैं उन सबको पहले लिख लो और जिसको ज्ञात करना है उसके आगे लगा देंगे प्रश्नात्मक चिन्ह। तो सबसे पहले एक कार की हेडलाइट में 12 वोल्ट अर्थात विभवांतर हमें दिया गया है 12 वोल्ट और कितने वाट का बल्ब है, 60 वाट। तो इसका जो पावर है, पावर मतलब शक्ति, विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं और शक्ति को P से प्रदर्शित करेंगे।
तो इसकी जो पावर दी गई है वो दी गई है आपको 60 वाट दी गई है, क्योंकि शक्ति को किसमें मापा जाता है, वाट में। इसके बड़े मात्रक होते हैं किलोवाट, मेगावाट। ये सभी चीजें आप विस्तार से विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपन को बल्ब का विभवांतर दे रखा है 12 वोल्ट और बल्ब की शक्ति दे रखी है 60 वाट। अब ये कह रहा है कि तो बताओ कार की हेडलाइट कितनी विद्युत धारा लेगी, अर्थात अपन को ज्ञात करना है विद्युत धारा। और विद्युत धारा को निरूपित करते हैं आई से, योजनात्मक चिन्ह लगा देंगे इसमें। अब प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है P बराबर VI, अर्थात विद्युत शक्ति बराबर होती है विभवांतर गुणा धारा के बराबर होती है। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया P बराबर VI। अब हमें देखो V का मान दिया हुआ है, P का मान हमें दिया हुआ है, अब हमें ज्ञात करना है I। तो बताओ मैं I को बाहर ले लूं क्या? तो अगर मैं I को बाहर लूंगा तो बताओ P के बटे में कौन जाएगा, V जाएगा। यहां तक अच्छे से समझ में आ गया? दोबारा से ध्यान से देख लो। विभवांतर दिया है 12 वोल्ट, बल्ब का विभवांतर 12 वोल्ट है, बल्ब के द्वारा व्यय की गई शक्ति 60 वाट है और ज्ञात करनी है इसकी विद्युत धारा। अपन जानते हैं विद्युत शक्ति P बराबर होती है VI और I का मान निकालेंगे तो P के बटे में आ गया V। अब I बराबर पावर अपन को दी गई है 60 वाट बटा विभवांतर है 12 वोल्ट। अब 60 में देंगे 12 का भाग तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो 12 पंजे 60, तो I बराबर आ गई 5 एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, अर्थात विद्युत धारा की गणना की जाती है एम्पियर में। तो इन सभी भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो जरूर यहाँ पे अपन को व्यक्त करने हैं, अन्यथा एग्जाम में आपका आधा नंबर यहाँ से काटा जा सकता है। तो I बराबर आ गया 5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 का मैंने हल देखा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44, प्यारे विद्यार्थियों, एक हॉर्स पावर को अपन शॉर्टकट में बोलते हैं HP। एक हॉर्स पावर 746 वाट के समकक्ष है। समतुल्य कह दो, समकक्ष कह दो, एक ही बात है। तो मैं लिख सकता हूं कि 1 HP बराबर 746 वाट। जहां तक अपन ने जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा अपन ने लिख लिया है कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के समकक्ष है और एक कार 75 हॉर्स पावर की है, अर्थात एक कार कितने हॉर्स पावर की है, तो ये 75 हॉर्स पावर की है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, तो क्या मैं 75 हॉर्स पावर में वाट नहीं ज्ञात कर सकता क्या? तो मैं पहले करूंगा कि 75 हॉर्स पावर को पहले मैं वाट में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, तो 75 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे, तो इसको मैं 746 से गुणा कर दूंगा। तो 746 इंटू कितना, 75, तो ये बराबर आ गया आपके 55,950 और ये लगा दिया मैंने वाट, अर्थात 75 हॉर्स पावर में कितने वाट आ गए, तो 55,950 वाट हो गए। अब आपका क्वेश्चन कहता है तो बताइए कि कितनी जूल ऊर्जा का प्रयोग 1 सेकंड में होगा। कितनी जूल ऊर्जा का उपयोग 1 सेकंड में होगा, अर्थात टाइम के ऊपर को दिया गया है समय, तो टाइम अपन को दिया गया है 1 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लो। एक HP बराबर 746 वाट के समकक्ष है, तो हमने लिख दिया कि 1 HP बराबर 746 वाट। एक कार 75 हॉर्स पावर की है, तो बताओ इसमें वाट कितने हो जाएंगे, तो अपन क्या करेंगे कि एक कार बताओ कितने वाट की होगी, 1 HP 746 की, तो इससे गुणा करेंगे 75 को, तो ये आ गया 55,950 वाट। ये मैंने 746 को इससे गुणा कर दिया 75 से, तो ये आ गया 55,950 वाट। तो 1 सेकंड के अंदर कार कितनी जूल ऊर्जा का उपयोग करेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक शक्ति का, विद्युत शक्ति का तो फॉर्मूला पढ़ने लिखा P बराबर होता है VI, और जो सामान्य जो शक्ति होती है जिससे अपन कहते हैं कार्य करने की दर, और विद्युत परिपथों में कार्य करने की दर तो विद्युत शक्ति होगी।
और सामान्य रूप से जो कार्य करने की दर होती है वो केवल शक्ति कहलाती है, ओनली पावर। तो कार्य करने की दर अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो ये हो गई कार्य करने की दर। अर्थात P बराबर कार्य को प्रदर्शित करेंगे W से, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, और समय को प्रदर्शित करेंगे T से, क्योंकि इंग्लिश में समय को प्रदर्शित करेंगे T से, क्योंकि बोलते हैं टाइम। तो P बराबर हो गया W अपॉन T। आप ध्यान से देखो कि मेरे को बताओ P का मान दिया हुआ है कि नहीं है। मेरे को पता है कि का और 75 हॉर्स पावर की है, तो मैंने निकाल लिया कि 55,950 वाट है, और टाइम मेरे को दिया हुआ है 1 सेकंड है। क्या मैं यहाँ बताओ कार्य की गणना कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, कि वो कितने जूल ऊर्जा को उपयोग करेगी, क्योंकि कार्य को जूल के अंदर मापा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके नीचे मैं 1 लगा कर इनको वज्र गुणा करूंगा, तो W को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, W बराबर हो जाएगा P इंटू T। तो ये हो गया W बराबर P इंटू T। तो W बराबर पावर आपको दी गई है 55,950 इंटू टाइम आपको दिया गया है 1 सेकंड का, तो W बराबर आपका आ गया 55,950, और ये कार्य आपका मापा जाएगा जूल में। तो कार द्वारा व्यय की गई ऊर्जा 1 सेकंड में कितनी होगी, 55,950 जूल होगी। तो इन दोनों क्वेश्चनों में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 अपन ने देख लिया, और क्वेश्चन नंबर 44 का भी अपन ने हल कर लिया। अब इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। अब क्वेश्चन नंबर 45 यानी 45वें क्वेश्चन की तरफ अपन चल रहे हैं। लंबे समय तक यदि बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्यों? क्वेश्चन नंबर 45 है कि यदि लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाए तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, क्यों? तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग नहीं किया जाए तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट व बैटरी का जो पानी है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में, हाइड्रोजन गैस होती है आपकी H2। तो यदि बैटरी को लंबे समय तक प्रयोग नहीं किया जाए तो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी का जो पानी है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकलने लगता है, और यह फिर प्लेटों पर जम के जंग पैदा करता है, जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिक आपकी डिस्चार्ज हो जाती है। तो प्रश्न अपना था कि यदि लंबे समय तक यदि बैटरी को चार्ज नहीं किया जाए तो डिस्चार्ज हो जाती है, क्यों? क्योंकि बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का पानी हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर आने लगते हैं, और ये इसके प्लेटों पर जमकर जंग पैदा करते हैं, जिससे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। और रोड सेफ्टी एजुकेशन और सड़क सुरक्षा शिक्षा में जो आपका अंतिम जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है पार्श्व परिवर्तन क्या है? पार्श्व परिवर्तन क्या है? बहुत सिंपल प्रश्न। प्यारे विद्यार्थियों, पार्श्व परिवर्तन देखने को मिलता है समतल दर्पण, समतल दर्पण में अपन को देखने को मिलता है पार्श्व परिवर्तन। अब ये पार्श्व परिवर्तन है क्या? तो यदि हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ हमें बायां दिखाई देगा और बायां हाथ हमारा दायां दिखाई देता है, अर्थात वस्तुओं के पार्श्व बदल जाते हैं, इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे कि पार्श्व परिवर्तन क्या है, तो आप क्या बताओगे? यदि हम किसी समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ हमें बाईं तरफ नजर आता है और बायां हाथ हमें दाईं तरफ नजर आता है, अर्थात वस्तुओं के पार्श्व में परिवर्तन हो जाता है, इसे ही पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। और पार्श्व परिवर्तन हमें समतल दर्पण के सामने देखने को मिलता है। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में पार्श्व परिवर्तन नहीं होता? तो अर्थात उनका दायां भाग बायां नहीं होता और बायां दायां नहीं होता, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से अक्षर है? तो प्यारे विद्यार्थियों, A, H, I, M, O, इसके अलावा T, U, V,
W, X और इसके अलावा आपका Y। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपका क्या था कि अंग्रेजी वर्णमाला के किन अक्षरों में पांचशरों परिवर्तन नहीं होता। अब सपोज करो यदि मेरे पास B ये है, अगर मैं इसको समतल दर्पण में देखूंगा तो मुझे कैसा नजर आएगा, इस प्रकार से नजर आएगा। माना कि ये Z है, अगर मैं इसको किस दर्पण में देखूंगा, समतल दर्पण में, तो ये मेरे को कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। अगर C इस प्रकार है तो समतल दर्पण में मेरे को कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। बताओ इनके पांचशरों बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे? लेकिन वो अक्षर कौन कौन से हैं अंग्रेजी वर्णमाला के जिनमें पांचशरों परिवर्तन नहीं होगा, तो वो आपको बताना है। A, H, I, M, O, T, U, V, W, X और Y, ये ऐसे अक्षर हैं जिनमें पांचशरों परिवर्तन नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी कंप्लीट हुई रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा शिक्षा के सभी प्रश्नों पर अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब केवल आपके कुछ इंडिकेटरों के चिन्ह हैं, वो आप आसानी से आप अपनी कॉपी के अंदर बना सकते हो। इंडिकेटरों के बिल्कुल सिंपल है और ये सभी अपन ने प्रश्नों का हल देख लिया है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 16वां चैप्टर, जिसका नाम है ब्रह्मांड एवं जय विकास, जिसको अपन बोलते हैं ब्रह्मांड को यूनिवर्स और जय विकास को बोलेंगे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।